प्रचारक बन के कुछ तो ऐसा है इस भगवा रूप में। सभी मुख्यमंत्री एक दूसरे राज्य में प्रचार के लिए जाते हैं और हर एक के सहयोग के लिए एक दूसरे के राज्यों में जाते हैं। हमारे राज्य में चुनाव होते हैं, हमारे राज्य में भी अन्य राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री गण आते हैं, केंद्रीय नेता गण आते हैं। ऐसे ही अन्य राज्यों में होता है तो हम लोगों को अवसर मिलता है, हम लोग भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी लोग एक दूसरे के सहयोग करने के लिए जाते हैं। हाँ, कुछ चीजें तो अगर भगवा कलर में इतना आकर्षण है तो मैं चाहूंगा पूरा देश ही भगवा में होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। नहीं, एक और चीज है वो ये कि अयोध्या नगरी को जैसे हम सिर्फ एक अंजना ने भी मॉडल शब्द का इस्तेमाल किया, तो अगर उसे हम देखें, ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी के लिए या फिर 1 साल के लिए या 2 साल के लिए नहीं सोच रहे हैं। आपने जिस तरह के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है, ये क्या 50 वर्ष का प्रोजेक्ट है? मतलब आप अयोध्या नगरी को 50 वर्ष आगे कैसा देख रहे हैं? देखिए, अयोध्या को अभी भी हम लोगों ने अयोध्या को वास्तव में केवल एक छोटे से नगर के रूप में जाना है। ईमानदारी से अगर इस पर लोग शोध करें तो यह विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। विश्व की? हाँ, पहला मनुष्य और मनुष्य की परंपरा की शुरुआत यहीं से शुरू भी होती है। अयोध्या उसकी प्रथम भूमि है, आधार भूमि है। मनो से मानो जी। और फिर वहीं से परंपरा आगे बढ़ी है। मनु के कितने पुत्र थे उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो अलग अलग द्वीप उन्हीं के उस पर माने गए हैं। आप भारत के प्राचीन इतिहास को उठा के देखें तो आपको ये सारी चीजें जानकारी में आ जाएंगे। अयोध्या प्रभु राम की पावन जन्मभूमि है, ये तो हम सब जान रहे हैं। उत्तर भारत को सबसे उर्वरा भूमि बनाने का श्रेय हम मां गंगा को देते हैं जी। और गंगा को इस उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे? भागीरथ, वे भी अयोध्या में जी। महाराज दलीप भी वहीं पैदा हुए थे, महाराज अज भी वहीं पैदा हुए थे, मानधाता भी वहीं पैदा हुए थे। एक लंबी परंपरा है। जैन परंपरा के तीर्थंकरों को आप देखेंगे, ये परंपरा भी वहीं से निकलती हुई दिखाई देती है। जड़ भरत हो या फिर उसके बाद की परंपराएं, ये सब वहीं से निकलती है। और अयोध्या के इस महत्व को कमतर आंकने का प्रयास, जो विश्व के इतिहास की भूमि है, जिसे सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वह सम्मान अयोध्या को प्राप्त हो रहा है। और हम लोगों को इस बात को मानना चाहिए कि हमें अयोध्या के इस महत्व के माध्यम से भारत की यानी एक ग्लोबल ब्रांडिंग का एक अवसर मिला है। हम लोगों को लेके आए, इनको वास्तव में समझना चाहिए। अयोध्या केवल अयोध्या नहीं है, अयोध्या तो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है और उस सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उसकी पुनर्स्थापना होनी ही है। आपने अभी कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आप लोगों का नारा था। संघ परिवार का एक और नारा है, काशी मथुरा अभी बाकी है, उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, जो विषय न्यायालय में है तो न्यायालय को उस पर काम करने देना चाहिए। हमने रामलला के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष किया और मर्यादित तरीके से उसमें न्याय और सत्य की विजय प्राप्त की। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये यजमान और मुख्य यजमान की बात क्या है योगी जी? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने यजमान बनाए हैं प्रधानमंत्री। मैं सकता हूँ जिसको भी उनको उचित लगता है उनको अपने यजमान बना करके
उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। पर ये कहा गया कि मुख्य यजमान कोई और होगा। मगर जो अनुष्ठान में बैठ करके इस पूरे को संपन्न करेगा। अच्छा, ये सभी कार्यक्रम उसका अपने शास्त्रोक्त पद्धति और शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार ही सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? 12 बजे शुरू हो रहा है, 12:20 में प्राण प्रतिष्ठा का काम होगा। अगर थोड़ा बहुत जानकारी, जो दर्शक उस दिन इंतजार करेंगे टीवी के सामने, आपने छुट्टी की घोषणा करी दी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में उस दिन जो है सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा। उससे पहले अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे 14 से लेकर के 21 तक स्वच्छता का एक विशेष अभियान चल रहा है। हम दीपावली के पहले भी इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं, अन्य आयोजनों में करते हैं। यद्यपि पहले की तुलना में स्वच्छ भारत मिशन के बाद काफी स्वच्छता आई है, लेकिन फिर भी लोगों में एक जागरूकता के लिए आज से 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के मध्याह्न के पूर्व तक अखंड रामायण पाठ या राम नाम संकीर्तन के कार्यक्रम होंगे। अपराह्न में, मध्याह्न में 12 बजे के बाद प्रधानमंत्री जी का और अन्य महानुभावों का मुख्य मंदिर में प्रवेश होगा। पूजा पहले से चल रही होगी, उसके बाद एक कार्यक्रम अनुष्ठान होंगे और लगभग 1 बजे तक अंदर का कार्यक्रम संपन्न हो करके 1 बजे वहां पे संबोधन की दृष्टि से जो मंच बना होगा उस मंच पे आकर के फिर ये कार्यक्रम आगे चलेगा। आप भी बोलेंगे, पीएम भी बोलेंगे। तो ये कार्यक्रम वहां के संपन्न होंगे। संपन्न होने के बाद जो भी तीर्थ क्षेत्र जो भी तय करेगा उसके अनुसार ये कार्यक्रम होंगे। और उसके बाद फिर 2 बजे के बाद से जो आगत पूज्य संत जन हैं, अतिथिगण हैं, दर्शन करेंगे। वो अंदर जाकर के दर्शन करते हुए निकलते जाएंगे, उनका प्रस्थान होगा। तो ये सभी कार्यक्रम वहां पे होंगे। ये कार्यक्रम फिर अनवरत आगे व्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि हर राम भक्त अयोध्या आना चाहता है, तो उनके लिए भी फिर ये व्यवस्था वहां पर आगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लाखों लाख की तादाद में लोग पहुंच सकते हैं। 22 तो किस तरह की तैयारी है? हो जाए, पर 23 तारीख से पूरा प्रशासन समझ रहा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग। इसके बाद से हम लोग वही अनुरोध कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर जो व्यवस्था बनाई जा रही है हर राज्य में, हर जनपद में, वे अगर उसकी व्यवस्था के तहत आएंगे तो किसी को भी कष्ट नहीं होगा। अपने तरीके से पैदल न निकले, क्योंकि उत्तर भारत में इस समय भीषण शीतलहरी चल रही है और भीड़ भाड़ होगी। इसलिए लोग, मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि पैदल कोई न चले, अपने वाहन स्वयं बुक न करें। जो व्यवस्था स्थानीय स्तर पर बनाई जा रही है, वहां पे न्यास से जुड़े हुए लोगों के द्वारा या अन्य संगठनों के द्वारा एक व्यवस्था बनाई जा रही है। वे वहां से अपना कार्यक्रम भेज करके जब उनको वहां से कहा जा रहा तभी वे लोग आए। योगी जी, अब कुछ राजनीतिक प्रश्नों की ओर आना चाहती हूँ। मायावती जी ने हाल ही में ये घोषणा की कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा चुनाव में वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं जाने वाली हैं। उन पर भी बड़े प्रहार हुए। कहा गया कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा करने वाली है। देखिए, हर राजनीतिक दल को अपनी रणनीति तय करने का अधिकार है और हम कैसे किसी राजनीतिक दल के बारे में बात कर सकते हैं? किस अधिकार से हम बोल सकते हैं? पर आपको फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, बीजेपी को क्या फायदा होना है, क्या नुकसान होना है, या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ही अपने आप तय कर देगी। बीते दिन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो अलग लड़ेंगी और मायावती ने गिरगिट कह दिया अखिलेश यादव को। अब आज अखिलेश यादव आए, उन्होंने कहा कि हम तो सपना देख रहे थे कि मायावती जी को पीएम बनाएंगे, लेकिन वो किसी के दबाव में मेरे खिलाफ बोल रही हैं और माना जा रहा है वो दबाव आप ही का है। हमारा कौन? चले, मैं धन्यवाद केंद्र सरकार का, सीबीआई, अखिलेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने मेरा दबाव माना। तो आपका असर वाला मान रहे हैं वो, लेकिन एजेंसीज का असर है। लेकिन अखिलेश जी गेस्ट हाउस कांड को संभवतः भूल गए होंगे। आखिर मायावती जी के साथ तो उन्होंने ही किया था ना। या स्मारकों के प्रति जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब 12 में मुख्यमंत्री बने थे, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? और ये बार बार तो कभी कांग्रेस के साथ जाते हैं, कभी बीएसपी के साथ जाते हैं, कभी किसी और के साथ जाते हैं, तो ये तो बार बार अपने आप वही चेंज करते हैं।
वही बदलते रहते हैं अपना। सही सही बताइए कि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, जिसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत सारे दल करते हैं, वहां पर अगर वाकई बीएसपी, एसपी, कांग्रेस वगैरह सब मिल जाते एक साथ, तो ये 50 की लड़ाई हो जाती प्रतिशत। देखिए, गठबंधन 19 में इन्होंने गठबंधन किया था, परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या था? उस समय इन्होंने दुष्प्रचार की सारी सीमाओं को लांघ दिया था कांग्रेस ने, और जनता के सामने सब दूध का दूध पानी का पानी हुआ। आज ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस जो है इन सभी चीजों से जो है देश की जनता इसको देख नहीं रही है। आज तो 19 से भी हम कभी कहीं आगे निकल चुके हैं। आज 10 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मायावती जी ने एक और बात कही है जो मुझे लगता है आज की राजनीति में बहुत ही मौलिक और बड़ा प्रश्न है, जिस पर सबको चिंता करनी। प्रधानमंत्री भी कहते हैं रेवड़ियों की बात, लेकिन मायावती जी ने बीते दिन कहा कि ये जो मुफ्त की राजनीति हो रही है, मुफ्त का सामान दिया जा रहा है, ये रिश्वत है वोटर को। उसी पैमाने पे क्या 80 करोड़ जनता को भोजन देना रिश्वत नहीं है? देखिए, यह किस समय लागू किया गया था? जब देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी आई थी, और कोरोना जैसी महामारी के दौरान लंबे समय तक देश को बचाने के लिए लॉकडाउन का सामना भी कुछ समय के लिए करना पड़ा। कोरोना महामारी कितने दिन चलती है, दुनिया का कोई